का नाम है डीबी स्कैन। डीबी स्कैन भी के-मीन की तरह काफ़ी आसान है। ये इसका मुझे कहीं ये ब्लॉग कॉपी कर लिया मैंने, ये शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ। डेटा साइंस की जो है ना वो वेबसाइट, क्या नाम है? टुवर्ड्स डेटा साइंस, हाँ। वहाँ पे बड़े अच्छे-अच्छे ब्लॉग बनाए होते हैं उन्होंने। के-मीन्स पे भी बड़ा अच्छा बनाया। डीबी स्कैन नाम काफ़ी मुश्किल है लेकिन काम आसान ही है इसका। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें हम डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग करते हैं। डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग का मतलब है कि हम हर पॉइंट पे देखते हैं कि उसके इर्द-गिर्द जो है कोई और पॉइंट्स हैं खास डिस्टेंस के अंदर और एक खास नंबर से ज़्यादा। यानी हम देखते हैं कि अगर उस पॉइंट के इर्द-गिर्द कुछ और पॉइंट्स हैं जिनकी तादाद जो है वो 10 से ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 10 का फिक्स कर लें, तो हम कहेंगे अच्छा वो भी इसी क्लस्टर का पार्ट है। फिर उनमें से हर एक पॉइंट के गिर्द देखेंगे कि उसके गिर्द कोई और पॉइंट है एक खास डिस्टेंस के अंदर, तो अगर है तो वो भी उसमें डालते जाएँगे। यानी इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक डिस्टेंस होता है या रेडियस होता है और एक डेंसिटी होती है। जैसे अगर आप इस पॉइंट को लें, तो इस वाले पॉइंट को, और आप देखें कि अच्छा इसके इर्द-गिर्द जो है एक खास डिस्टेंस के अंदर कोई पॉइंट भी नहीं है ना। ये वाले जो है ये पहले ही हमने शामिल कर लिए हैं, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि जो शामिल नहीं किए हुए ना, अभी तक इंक्लूड नहीं किए इस क्लस्टर में, तो हम कहेंगे अच्छा ये क्लस्टर खत्म हो गया यहाँ पे। और इसी तरह स्टार्ट इसका भी रैंडम होगा, लेकिन रैंडमली स्टार्ट करके फिर हम उसके इर्द-गिर्द ये देखना शुरू कर देते हैं कि खास रेडियस के अंदर डेंसिटी जो है वो है कि नहीं पॉइंट्स की। अगर डेंसिटी कम हो जाती है तो फिर हम स्टॉप कर जाते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो डीबी स्कैन इसको भी क्लस्टर कर लेगा, क्योंकि इसमें अगर रैंडमली हम स्टार्ट करते हैं एक ऐसे पॉइंट से जो ये बाहर है और एक पॉइंट जो है वो अंदर है, अगर अगर दोनों बाहरी पॉइंट्स आ गए तो फिर बाहर वाला क्लस्टर मिल जाएगा। तो हम इसमें फिर ये करते हैं कि जब एक क्लस्टर खत्म हो जाता है तो जो रह जाते हैं उनमें से एक रैंडम पॉइंट उठाते हैं। यानी हम शुरू में एक सिंगल से स्टार्ट करेंगे, एक सिंगल पॉइंट से। सपोज हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, तो हमने देखा कि इसके इर्द गिर्द एक रेडियस के अंदर डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, तो हमने उन सारों को इस क्लस्टर में शामिल कर लिया। फिर उनमें से हर पॉइंट पे देखा, करते गए तो हम इधर से ऐसे चल के वापस आ जाएंगे और ये सारे का सारा जो है ये फर्स्ट क्लस्टर में आ जाएगा। तब प्रोसेस हमारा स्टॉप कर जाएगा क्योंकि उसको इधर या इधर कोई और पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन हमें पता है कि हमारे सारे पॉइंट्स जो है वो क्लस्टर नहीं हुए, तो जो नहीं हुए अभी पॉइंट्स, अब हम उनमें से कोई रैंडम ले लेंगे, लेके फिर उस पे वही प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ये इस तरह की जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको भी ये क्लस्टर कर सकता है, और इसको तो ये बहुत अच्छा कर लेगा क्लस्टर। सिर्फ इसमें ये रह जाता है कि इस तरह से जो ऐसे डेटा पॉइंट्स से थोड़े दूर होते हैं, जैसे ये डेटा पॉइंट्स हैं किसी के भी करीब नहीं है, ये इनको अलग-अलग क्लस्टर बना देगा। ये कहेगा कि अच्छा ये एक फुल क्लस्टर है जिसमें एक ही डेटा पॉइंट है। इसी तरह ये भी एक फुल क्लस्टर है, ये भी फुल क्लस्टर है। काफ़ी इफ़ेक्टिव है और इसकी इम्प्लीमेंटेशंस आपको मिल जाएँगी। जैसे आपको उसकी भी मिल जाएँगी, पाइटॉर्च के अंदर डीबी स्कैन भी मौजूद है, और एक sklearn लाइब्रेरी है, उसके अंदर भी क्लस्टरिंग के बहुत सारे एल्गोरिदम्स जो हैं वो मौजूद हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें कुछ constraints हैं। EPS, the distance that specifies the neighbors. Two points are considered to be neighbor if the distance between them are less than or equal to EPS। यानी EPS हमारा रेडियस का थ्रेशोल्ड है। डिस्टेंस जो है, चूंकि अगर हम यूक्लिडियन डिस्टेंस लें तो ये रेडियस ही होता है। हाँ, दूसरे डिस्टेंस अगर ले लें, जैसे L1 डिस्टेंस ले लें या कोई और डिस्टेंस लें, तो फिर वो रेडियस नहीं रहेगा, फिर वो कुछ और बन जाएगा। मिन पॉइंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स टू डिफाइन अ क्लस्टर, कि मिनिमम पॉइंट्स की एक थ्रेशोल्ड हमें चाहिए कि कितने पॉइंट्स होंगे तो हम कहेंगे ये एक क्लस्टर है। बेस्ड ऑन दीज टू पैरामीटर्स, पॉइंट्स आर क्लासिफाइड एज कोर पॉइंट, बॉर्डर पॉइंट और आउटलायर। कोर पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज अ कोर पॉइंट इफ देयर आर एट लीस्ट min points
number of points including the point itself in its surrounding area with radius EPS. EPS रेडियस के अंदर अंदर अगर मिन पॉइंट्स होंगे तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ये क्लस्टर है। बॉर्डर पॉइंट, point is a border point if it is reachable from a core point and there are less than min points number of points within its surrounding area. यानी बाहर की तरफ उसके कोर पॉइंट से तो वो रीचेबल है लेकिन उससे आगे पॉइंट्स ना हो तो हम कहते हैं ये बॉर्डर आ गया। आउटलायर, अ पॉइंट इज एन आउटलायर इफ इट इज नॉट कोर पॉइंट एंड नॉट रीचेबल फ्रॉम एनी कोर पॉइंट। आउटलायर जैसे इसमें हमने देखा था कि ये अकेले अकेले पॉइंट, ये वाले पॉइंट्स जैसे थे ये अकेले अकेले थे, तो ये आउटलायर्स बन गए। तो इसकी फंक्शनैलिटी भी सिंपल है काफ़ी कि आप जो है वो एक रैंडम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, आप उसके सारे नेबर्स को देखेंगे। जैसे आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, आपने देखा इसके नेबर्स कौन कौन से हैं, आपको 3 नेबर्स मिल गए। तीनों नेबर्स आपने डाल दिए इस क्लस्टर में। फिर हम उनमें से हर एक के नेबर्स चेक किए तो यहाँ आपको ये 2 नेबर्स मिल गए। फिर आपने इनमें से हर एक के नेबर्स चेक किए तो इस पॉइंट पे आपको एक पॉइंट और मिला, लेकिन ये दूसरे वाला तो पहले से ही था ना क्लस्टर के अंदर। फिर आपने इसके नेबर्स चेक किए तो आपको कोई भी नहीं मिला, तो आपने कहा अच्छा ये बॉर्डर पॉइंट है। लेकिन ये रेड वाले जो है ये कोर पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे। और इधर ये वाला पॉइंट जो है ये भी बॉर्डर पॉइंट है। और इधर एक ये पॉइंट है जो ना तो इनसे रीचेबल है और ना ही इसका कोई और नेबर है, तो हम इसको कहते हैं ये आउटलायर है। यानी एन जो है यहाँ पे ये आउटलायर है। ये सिंपल, बड़ी सिंपल टेक्निक है लेकिन ये नॉन लीनियर भी क्लस्टरिंग कर देती है। ये sklearn जो है इसमें से आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएगी, आप इसको यहाँ पे ट्राई भी कर सकते हैं। कोड डेटा सेट बनाया हुआ है, कोड दिया हुआ है। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ DB scans। अच्छा, इसका फायदा क्या है? डज नॉट रिक्वायर टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ क्लस्टर्स। इसमें हमें 2 वेरिएबल्स रखने पड़ते हैं, एक हमें वो रेडियस का पैरामीटर रखना पड़ता है और एक मिन नंबर ऑफ क्लस्टर पॉइंट्स का। लेकिन नंबर ऑफ क्लस्टर्स नहीं रखने पड़ते। डज नॉट रिक्वायर टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ क्लस्टर। जैसे के मीन में था कि हमें के पता होना चाहिए, तो इसमें वो के तो नहीं पता लेकिन हमें कुछ और चीज़ें जो है उनकी ज़रूरत पड़ती है। परफॉर्म्स वेल विद आर्बिट्रेरी शेप्स। के मीन्स की तरह ये नहीं है कि ये शेप डिपेंडेंट नहीं है क्लस्टर की ना। के मीन जो था वो क्लस्टर की शेप पे डिपेंड कर। अब शेप कुछ भी हो सकती है, एनी शेप के लिए ये वर्क करेगा। रोबस्ट टू आउटलायर्स एंड एबल टू डिटेक्ट द आउटलायर्स। ठीक है, और इसके कॉन्स क्या हैं? इन सम केसेस डिटरमिनिंग एप्रोप्रिएट डिस्टेंस ऑफ नेबरहुड इज नॉट इजी एंड इट रिक्वायर्स डोमेन नॉलेज। यानी वो जो 2 पॉइंट्स हमने रखने हैं, ईपीएस और मिन नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं, वो चैलेंजिंग हो जाता है कि हम क्या रखें वो। इफ क्लस्टर्स आर वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ इन क्लस्टर डेंसिटीज, DB scan is not well suited to define clusters। यानी अगर एक क्लस्टर बहुत फैला हुआ है, दूसरा क्लस्टर बहुत डेंस है, तो फिर ये डेंस के ऊपर तो अच्छा चल जाएगा लेकिन वो क्लस्टर जो बहुत फैला हुआ है उस पर अच्छा नहीं चलेगा, क्योंकि हमने तो एक ही फिक्स किया ना। हमने मिन नंबर ऑफ पॉइंट्स और जो ईपीएस है वो एक ही फर्ज किया हुआ है। तो जब एक क्लस्टर हमारे पास बहुत बिखरा आएगा तो ये उसको मल्टीपल क्लस्टर्स में डिवाइड कर देगा, ओवर क्लस्टरिंग कर देगा। इसको नहीं पता चलेगा कि ये असल में एक ही क्लस्टर है। ये इसके एक तरह से कौन आ गए। यानी डेंसिटी, यूनिफॉर्म डेंसिटी पे ये सही चलेगा कि अगर पूरा जो डाटा है उसमें जितने भी क्लस्टर्स हैं सबकी डेंसिटी सेम है अगर, फिर ये अच्छा चलेगा। लेकिन अगर कुछ क्लस्टर्स की डेंसिटी ज़्यादा है, कुछ की कम है, फिर ये अच्छा नहीं चलेगा, क्योंकि ये फिर जो जिनकी डेंसिटी कम है उनको ये डिवाइड कर देगा मल्टीपल क्लस्टर्स में। जी, इसका कोड भी आपको मिल जाएगा, उसका भी मिल जाएगा। वैसे अगर आप इसी वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ से भी उसका कोड मिल जाएगा। टुवर्ड्स डेटा साइंस में आके आप यहाँ पे सर्च करेंगे कि के मीन्स क्लस्टरिंग जो है, उसके ब्लॉग्स इसमें आपको मिल जाएंगे और उनके साथ उसका कोड भी मिल जाएगा। लेकिन बेहतर है कि आप अपना कोड खुद से लिखें ताकि आपको आइडिया हो। डेटा सेट्स जनरेट करना भी आना चाहिए कि आप खुद से डेटा सेट रैंडम पॉइंट्स जनरेट कर लें। खुद से आप जनरेट करने के बाद फिर जो है, सॉरी इधर चला गया।
खुद से डेटा सेट जनरेट करें और फिर आप उन डेटा सेट्स जो जनरेट हो गए उनके ऊपर आप क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स रन करें। कहते हैं तो इसकी असाइनमेंट भी बना देते हैं ताकि आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, दोनों की, डीबी स्कैन और खुद से इम्प्लीमेंट कर लें के मींस क्लस्टरिंग। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछते जाएं साथ साथ, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन ना पूछें कि क्लस्टरिंग क्या होती है, वो टॉप डाउन क्या होता है, बॉटम अप क्या सर होता है। नहीं पूछता। अब थोड़े वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछा करें। जी जी, कोई आगे नहीं है तो सही, क्लस्टरिंग जो है वो लीनियर को हैंडल नहीं करती फिर मेनली। हाँ, ये हमेशा जो नॉन लीनियर डाटा को ही हैंडल करेगी। नहीं, दोनों को करेगी। जो के मीन है वो लीनियर डाटा को करेगी, जो डीबी स्कैन है ये नॉन लीनियर को भी करेगी। यानी लीनियर नॉन लीनियर यहाँ पे बाउंड्रीज है। जो क्लस्टर्स की बाउंड्रीज है वो अगर लीनियर होंगी तो जो के मीन्स है वो उसको अच्छा हैंडल कर लेगी, लेकिन अगर वो नॉन लीनियर है, जो क्लस्टर्स की बाउंड्रीज हैं अगर वो नॉन लीनियर बाउंड्रीज हैं तो फिर उस पर डीबी स्कैन चलेगा या फिर ये स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग चलेगी। जैसे स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग, जैसे इस तरह के अगर क्लस्टर्स हो, सर्कल्स की फॉर्म में हो या स्पाइरल्स हो, तो फिर उसके ऊपर और इनकी डेंसिटी का भी फर्क हो कि कोई ज़्यादा डेंस हो कोई कम डेंस हो। अगर तो सिर्फ शेप का ही फर्क हो तो फिर डीबी स्कैन चल जाएगा, लेकिन अगर डेंसिटी का भी फर्क हो तो फिर हमें स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग लगानी पड़ेगी। स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग जो है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर आपको आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज कंप्यूट करने पड़ते हैं, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें आपको ग्राफ का भी कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं। यानी आप डेटा को ग्राफ पे मैप करते हैं, फिर ग्राफ को पार्टीशन करते हैं, और इस दौरान आपको आइगन वेक्टर्स भी कंप्यूट करने पड़ते हैं। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग में जो हम इंट्रोड्यूस कराएंगे ना, तो आगे फिर जब हम ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे तो उनमें वही कंसेप्ट यूज हो रहेंगे। यानी ग्राफ न्यूरल नेटवर्क जीएनएन्स जो है वो असल में स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग का ही एक समझेंगे, इसकी एक वेरिएशन है, लेकिन चूंकि वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम एक लेक्चर उस पर लगाएंगे, इसलिए स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग हमें सीखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग में क्या होता है। सबसे पहला काम क्या है कि हमने डेटा को ग्राफ पे मैप कर देना। ग्राफ पे कैसे मैप करना है कि हमने हर डेटा पॉइंट को हर दूसरे डेटा पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देना। और ज्वाइन कैसे करना है कि हमने एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना देनी है। जैसे ये यहाँ पे देखें कि x इज इक्वल टू x1 x2 से लेके xn तक हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं, n डेटा पॉइंट्स हैं, तो हमने n बाई n की एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना देनी है। और उस मैट्रिक्स के अंदर हर पोजीशन के ऊपर जो वैल्यूज हमने डालनी, वो यूँ समझें कि ये वो वैल्यू है कि हमने अक्लूडियन डिस्टेंस i और j के दरमियान फाइंड किया। ठीक है, xi और xj दो डेटा पॉइंट्स के दरमियान हमने अक्लूडियन डिस्टेंस फाइंड कर लिया, और फिर उस अक्लूडियन डिस्टेंस को e की पावर में ले गए माइनस साइन के साथ 1/2 सिग्मा स्केयर, और ये अक्लूडियन डिस्टेंस का स्केयर लगा दिया। सिग्मा को हम यहाँ पे कहते हैं कि ये जो है ये इसकी बैंडविड्थ है। ये एक पैरामीटर है जो हम अज्यूम करते हैं अपनी तरफ से, रीजनेबल वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं ताकि हम इसके साथ स्केलिंग कर लें डिस्टेंस की ना। ये डिस्टेंस को स्केल करता है, e की पावर -1/2 सिग्मा स्केयर टाइम d स्केयर। ये हम ये वैल्यू डाल देते हैं एडजेंसी मैट्रिक्स में। यहाँ पे जो फार्मूला ना ये अक्लूडियन डिस्टेंस का, लेकिन इसकी बजाय हम यहाँ पे कोसाइन डिस्टेंस, फजी डिस्टेंस, गॉसियन या कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई भी डिस्टेंस यूज कर सकते हैं। अब जब हमारे पास एडजेंसी मैट्रिक्स बन गई तो इसमें हर पेयर ऑफ पॉइंट्स जो है उनका डिस्टेंस आ गया, बल्कि इसको सिमिलैरिटी कहना चाहिए, उनकी आपस में सिमिलैरिटी आ गई। तो हम इसको एफिनिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। एफिनिटी का मतलब होता है कि लव या अट्रैक्शन जो है ना, तो यानी ये अट्रैक्शन मैट्रिक्स के हम इसके अंदर सिमिलैरिटी डाल देते हैं कि
कोई भी 2 पॉइंट्स कितने सिमिलर हैं आपस में। हाँ, अगर वो बहुत ही डिसिमिलर है फिर वैल्यू 0 होगी, लेकिन अगर वो सिमिलर हैं तो फिर वहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। यानी हम ये कहेंगे कि अगर डिस्टेंस ग्रेटर देन अ थ्रेशोल्ड है, तो फिर ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ये e की पावर माइनस है, तो वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तो 0 को अप्रोच करेगी तो हम इसको 0 ही कर देंगे। ग्राफ कनेक्टिविटी के हम जो है वो आसान तरीका ये कर लेंगे कि R नेबरहुड रख लें, K नियरेस्ट नेबर्स रख लें, कोई भी रूल रख सकते हैं कि जिसका मतलब होगा कि हमने कौन से पॉइंट है उनको कनेक्ट नहीं करना। एसेंशियली जो दूर-दूर पॉइंट्स होंगे उनको हम कनेक्ट नहीं करेंगे, जो करीब-करीब है उनको कनेक्ट कर देंगे। और जो ग्राफ बन जाएगा, अब इस ग्राफ पे हम ग्राफ कट लगाएंगे। तो ग्राफ कट की बहुत सारी टाइप्स हैं, मिन कट है, रेशियो कट है, एन कट है, मिन मैक्स कट। तो ग्राफ कट क्या होता है कि हमने एक सिंगल जो ग्राफ है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और इस तरह से डिवाइड करना कि जो एज हम रिमूव कर रहे हैं ना वो कम से कम हो, दरमियान में जो एज हम रिमूव करें वो कम से कम एज रिमूव हो, तो हम इसको बोलते हैं ये ग्राफ कट है। हर जो ग्राफ कट के बाद हर जो ग्राफ की पार्टीशन आएगी वो एक क्लस्टर होगा, फिर हम उसको दोबारा से उस पर ग्राफ कट लगा देंगे, तो फिर एक हर जो क्लस्टर है वो 2-2 में डिवाइड हो जाएगा, फिर दोबारा कर देंगे, फिर वो 2-2 में होएगा। ऐसे ये टॉप डाउन अप्रोच है, और इसके अंदर हायरार्किकल भी है, यानी इसके अंदर हायरार्की भी है और टॉप डाउन भी है। जी, अब जो है जी सॉरी, ग्राफ कट को हम देख रहे थे कि इसके अंदर जो है अच्छा एक डिग्री मैट्रिक्स हम बनाते हैं। डिग्री मैट्रिक्स जो होती है ये हम इसमें सिर्फ कॉलम्स के अलोंग जो है सम कर लेते हैं। जो हमने एफिनिटी मैट्रिक्स बनाई थी उसके कॉलम्स के अलोंग सम कर लेंगे और डायगोनल के ऊपर वैल्यूज रख देंगे, सम की वैल्यू। गिवन टू डिसजॉइंट क्लस्टर्स A and B of graph G, कॉस्ट ऑफ कट। अच्छा, हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कट डिफाइन करेंगे। कॉस्ट ऑफ कट क्या है कि जितने भी हमने रिमूव किए, जो लिंक्स हमने या जो एजेस हमने रिमूव किए उनका सम कर लें, तो वो हमारा कट की कॉस्ट आ जाएगी कि हमने जो कट लगाया उसमें कितने रिमूव करने पड़े हमें। यानी वो सारे, इस सम को अगर आप देखें तो इसमें वो सारे एजेस जिनमें एक साइड जो है वो क्लस्टर ए में और दूसरी साइड क्लस्टर बी में है, तो इनको हमने रिमूव चूंकि कर दिया, इसलिए इनका जो सम है वो हमारी कट की कॉस्ट बनेगी। तो सम, अच्छा ये सम ऑफ एज वेट्स विद इन अ क्लस्टर जो है इसको SA कहेंगे कि वो सारे एजेस जो कि विद इन अ क्लस्टर आ गए। और वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम इज द टोटल वेट ऑफ एजेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ क्लस्टर ए। वो सारे एजेस जो कि जिनका एक साइड कम से कम जो है वो क्लस्टर ए के अंदर हो, तो उनको अगर हम सम कर लें, दूसरी साइड क्लस्टर ए में भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है, तो इसको हम कहेंगे ये वॉल्यूम है। और सारे क्लस्टर पे सम कर लेंगे इसको ना, तो ये ओवरऑल ग्राफ का वॉल्यूम आ जाएगा। थोड़ी ग्राफ थ्योरी की टर्म्स है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राफ थ्योरी पे आगे हमने थोड़ा काम भी करना है। अब मिन कट पार्टीशनिंग जो है उसमें हम कहते हैं कि कट की कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। The objective of min cut method is to find two cluster AB such that the cost of the cut is minimum. ठीक है, it is easy to prove that such equation can be written as where Q is an indicator vector of vertices belonging to cluster A and cluster B. इसको यानी मिन कट का जो प्रॉब्लम है इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि हम D माइनस W करें। D जो है ये हमारी डिग्री मैट्रिक्स है, W जो है ये अफिनिटी मैट्रिक्स है, D माइनस W, और एक इंडिकेटर वेक्टर यहाँ पे लगा दें Q ट्रांसपोज, और एक इंडिकेटर वेक्टर यहाँ पे लगा दें। जो इंडिकेटर वेक्टर है इसके अंदर क्या है कि इसमें +1 है कि अगर कोई पर्टिकुलर जो
कॉरेस्पॉन्डिंग जो नोड है वो क्लस्टर ए में है और -1 है अगर वो बी में है। यानी नोड्स के लेबल्स हैं इसके अंदर ना, और दो ही तरह के लेबल हैं, +1 और -1। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें Q ट्रांसपोज T माइनस W को Q के साथ, तो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू में आंसर आता है। वो जो सिंगल वैल्यू है वो हमारी मेन कट की कॉस्ट है, यानी वो वाले पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं जिनका एक साइड जो है वो क्लस्टर ए में हो और दूसरी साइड क्लस्टर बी में हो। यानी हमने कट की जो डेफिनेशन पहले बनाई थी, यहाँ पे हमने कहा था कि कट की डेफिनेशन ये है कि वो सारे एजेस जिनका एक साइड जो है वो आई यानी ए में है लेकिन जे जो है वो बी में है। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम हर जो नोड है उसको +1 या -1 में से कोई एक लेवल असाइन कर दें, और फिर हमारी जो डिग्री मैट्रिक्स है D माइनस W के साथ उसको मल्टीप्लाई करें ट्रांसपोज और दूसरी तरफ सीधा वेक्टर हो, तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो एक सिंगल वैल्यू में आ जाएगा, और वो वही होगा जो कि कट की कॉस्ट है। राइट, इस चीज को हम आगे यूज करेंगे। अगर तो हम रैंडमली करना शुरू कर दें कि हम हर जो पॉइंट है उसको कभी +1 कर दें कभी -1 कर दें, तो हमारे पास 2 पावर n पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जो कि जिसको हम कहते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी जब किसी चीज़ की हो जाती है तो वो अनसॉल्वेबल हो जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा ऑप्शंस को हम ट्राई कर ही नहीं सकते। यानी एसेंशियली हम क्या करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम ये जो क्यू वेक्टर है इसको इसके ऑल ऑप्शंस को ट्राई करें और उनमें से वो वाला ऑप्शन ले लें जो कि मिनिमम वैल्यू दे हमें। लेकिन ऑल ऑप्शंस को ट्राई करने की कॉस्ट जो है वो बिग O ऑफ 2 पावर n है, एक्सपोनेंशियल कॉस्ट है। इसलिए हमें इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करना पॉसिबल है। अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन क्या है कि हम ये जो D माइनस W मैट्रिक्स है इसका नाम L रख दें, और इसको ग्राफ थ्योरी वाले कहते हैं कि ये लेप्लासियन मैट्रिक्स है। लेप्लासियन वैसे कैलकुलस के अंदर जो है वो सेकंड डेरिवेटिव को बोलते हैं। सेकंड डेरिवेटिव की जो मैट्रिक्स बनती है उसको कहते हैं लेप्लासियन मैट्रिक्स, लेकिन यहाँ पे ये डेरिवेटिव तो है क्योंकि D माइनस W है, डिफरेंस तो है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव नहीं है ये। समहो इसका नाम लेप्लासियन मैट्रिक्स जो वो मशहूर हो गया। हम अब क्या करें कि हम जो L है इसके आइगन वेक्टर्स निकाल लें, और इसके जो आइगन वेक्टर्स होंगे उनमें से ऐसा आइगन वेक्टर जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू जो है वो 0 ना हो, 0 से ज़्यादा हो लेकिन मिनिमम हो, वो वेक्टर Q की जगह पर डाल दें अगर ना, तो फिर Q ट्रांसपोज D माइनस W Q जो है ये लैम्डा आ जाएगा, जो कि जिसको हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे जो आपने पहले पढ़ा हुआ है आइगन वेक्टर्स जो है वो बड़े हेल्पफुल हैं इसके अंदर। तो हम आइगन वेक्टर्स जो हैं सारों को अगर अरेंज कर लें, इस तरह से अरेंज कर लें कि उनकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो सबसे पहले वाले की जो है वो सबसे ज़्यादा हो, फिर कम होती जाए। तो अगर n/n की मैट्रिक्स है तो n आइगन वैल्यूज हैं उसकी, और nth आइगन वैल्यू 0 होगी। और 0 क्यों होगी? क्योंकि जो हमारी L मैट्रिक्स है D माइनस W इज इक्वल टू L, ये सेमी पॉजिटिव डेफिनेट है, इसका रैंक 1 कम है। यानी अगर n/n की मैट्रिक्स है तो इसका रैंक जो है वो n-1 है, इसलिए एक इसमें आइगन वैल्यू हमेशा 0 आएगी। उस 0 वाली को हम इग्नोर कर देंगे, वो नहीं हमें चाहिए। लेकिन उसके बाद जो इमीडिएट नेक्स्ट है जिसको हम लैम्डा n-1 कहते हैं, इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है वो ले लेंगे, उसको फिडलर वेक्टर भी कहते हैं, फाइडलर वेक्टर। वो वाला वेक्टर लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है UN-1 ट्रांसपोज, और L से मल्टीप्लाई करें और इधर UN-1 करें, तो इस सेटिंग के अंदर इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे देखें तो n-1 आइगन वैल्यू आ जाएगी। यानी ये जो आइगन वैल्यू होगी यही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, और जो आइगन वेक्टर होगा वो हमारा इंडिकेटर वेक्टर आ जाएगा। अब इंडिकेटर वेक्टर में लेकिन हमने +1 और -1 रखे हुए थे, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ साइंस ले लेंगे।
हम जो हमारा आइगन वेक्टर था, इसमें जो तो कोएफिशिएंट पॉजिटिव होंगे उनको +1 कर देंगे, जो नेगेटिव होंगे उनको -1 कर देंगे। इस तरह से अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन हमारे पास निकल आएगा। जी, यहाँ तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। जी, इससे आगे जो है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके। बेसिकली हमने सिर्फ ग्राफ कट यानी हमने अपने डाटा को 2 पार्टीशन में डिवाइड किया है और मिन कट लगाई है उसके ऊपर ना। ठीक है? ये तीसरा क्लस्टरिंग का मेथड आज हमने पढ़ा है। पहला था के मीन्स, दूसरा था डीबी स्कैन, तीसरा जो था ये स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग। ये स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग था जो भी पढ़ रहे हैं। सर जो मीट्स हमारे होने हैं उसमें जो आप लेक्चर शेयर कर रहे हैं वो उसी में से होंगे या जो हमने मैथ्स कवर किए क्लास के अंदर वो भी शामिल होगी? हाँ, सब कुछ ही शामिल होगा। थोड़ा इससे ज़्यादा ही होगा। जो मीट्स में ना मैं अक्सर उससे थोड़ा ज़्यादा पूछता होता हूँ जितना बताया होता है। तो आप लोगों ने उससे आगे भी थोड़ा जो ना वो देख लेना। बिल्कुल उधर तक कि अपने आप को नहीं रेस्ट्रिक्ट करना जितना क्लास में पढ़ा है ना। जैसे क्लास में अगर हमने 10 पॉइंट्स पढ़े तो आपने 12 पॉइंट्स तक उसकी तैयारी करनी है। सर टीएस से आप काइंडली वो कोई अपलोड करवा देंगे कि कितना कंटेंट हमने कवर कर लिया, क्योंकि कोई फॉर्मल ट्रैक नहीं है हमारे पास। वो तो आपने लिखना था ना साथ-साथ। सर वो तो लिखा हुआ है लेकिन कुछ मिस हो गया उसमें पता ही नहीं है। हमें लेक्चर तो सर शेयर हो रहे होते हैं ना, मतलब आपने फर्ज करें आपने 4 लेक्चर करवा दिए तो हमें पता है कि चलें ये हमने क्लस्टरिंग कर लिया है, ये हमने एल्गोरिथम देख लिए हैं, वो हमने वेट अपडेट कर लिए थे न्यूरल नेटवर्क्स के हमने खुद ही हाथ से, और मीन्स